मानव नेत्र एक परिचय अध्याय क्लास 10th का चैप्टर मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रकाश से संबंधित पाठ अध्याय से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है मानव नेत्र एक परिचय। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यानी कि जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंदर एक ज्ञानेंद्रिय है जिसको हम आँख कहते हैं और मुझे मानव नेत्र के नाम से ये पाठ है ना। तो ये एक ज्ञानेंद्रिय यानी कि ज्ञान हमें दिखाने का हमें, तो ये एक कैमरे की भांति कार्य करती है। यानी कि जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर फ़ोन होता है वैसा ही हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है ये सुग्राही ज्ञानेंद्रिय इसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से एक कैमरा कार्य करता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना दृष्टि पटल कहते पर प्रतिबिंबित है। जैसे हमने देखा था कि हमें वस्तुएं कब दिखाई देती है, हमें वस्तुएं जब दिखाई देती है जब प्रकाश की किरणें, मैंने बताया था जब प्रकाश की किरणें यहाँ आती है और जब किसी वस्तु से टकराती है और वस्तु से टकराने के बाद में किरणें का क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात हमारी आँख में जाती है और आँख पर दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है और मस्तिष्क द्वारा उसका एनालिसिस होता है तो वो वस्तु में दिखाई देने लगती है। तो देखने की प्रक्रिया है, यानी कि प्रकाश भी जरूरी है, वस्तु जरूरी है और हमारी आँख भी जरूरी है। हाँ, तो जिस इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जो दृष्टि पटल है वहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु में दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब इसके मुख्य भाग कौन कौन से तो हम यहाँ देख सकते हैं, इस चित्र में आराम से आप इनके मुख्य भाग को देख सकते हैं। देखिए मतलब बाद में लास्ट में दृष्टि पटल को आप देख पा रहे हैं, है ना, द्रक तंत्रिका देख पा रहे हैं, काचाभ द्रव जो बीच में है और पक्षमापी पेशियाँ, है ना, और अभिनेत्र लेंस क्रिस्टलीय लेंस जिसे कहते हैं और पुतली और परितारिका में दिखाई दे रही है। और कॉर्निया स्वच्छ मंडल, आपको बाहर वाला जो आवरण है वो कॉर्निया स्वच्छ मंडल है ना, पक्षमापी पेशियाँ, इसको आराम से हम देख सकते हैं। ये एक ज्ञानेंद्रिय सुग्राही ज्ञानेंद्रिय का चित्र आप आराम से देख सकते हैं ना। प्रकाश सुग्राही पर्दे से रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं प्रतिबिंब बनता है और दृष्टिपटल कहाँ पर ही आप आराम देख सकते हैं। इसके बाद में नेत्र के मुख्य भाग व उनके कार्य क्या क्या चीज़ है। जैसे पहला है कॉर्निया प्रकाश नेत्र में इसी पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। अधिकांश अपवर्तन यही होता है। यानी जो कॉर्निया होता है तो प्रकाश नेत्र में इस पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। इन सब सर्वप्रथम नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करेगा वो कहाँ से प्रवेश करेगा, कॉर्निया से प्रवेश करेगा। तो कॉर्निया सर्वप्रथम प्रकाश प्रवेश करता है। फिर इसके बाद में आती परितारिका मतलब आयरिक्स क्या है, ये पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। देखो पुतली दिखाते हैं हम यहाँ पर, पुतली कहाँ पर है, देखो ये पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका नियंत्रित करती है। तो परितारिका देखो पुतली के ऊपर होती है और परितारिका के ऊपर क्या होती है, कॉर्निया होती है। तो सबसे पहले जो प्रकाश कहाँ पर प्रवेश करेगा, कॉर्निया में प्रवेश करेगा। और जो कॉर्निया मतलब सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया में प्रवेश करेगा, फिर परितारिका और पुतली। अब परितारिका पुतली की साइज को छोटा और बड़ा करती है, यानी प्रकाश ज़्यादा होगा तो उसको छोटा कर देती है और प्रकाश कम होगा तो परितारिका फैल जाती है, जिससे प्रकाश आराम से उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में तीन चीज़ें तो हमने पढ़ ली, यानी कॉर्निया, परितारिका, आयरिक्स और पुतली। अब पुतली क्या चीज़ होती है, पुतली को हम समझते हैं क्या कार्य करती है। ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो पुतली क्या करती है, परितारिका तो उसके साइज को छोटा और बड़ा करती है, किसकी, पुतली को। और पुतली प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है ना। और अभिनेत्र लेंस, अब इसके बाद में होता है लेंस, यानी कि जो हमारे आँख का लेंस उसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और ये एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ से बना उत्तल लेंस है जो रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आँख का जो लेंस है वो किससे बना होता है, जेलीदार पदार्थ से बना होता है। और ये कैसा होता है, तो हमारे आँख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है भाई, है ना। जो रेटिना पर क्या बनाता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो मस्तिष्क उसको फिर सीधा एनालिसिस करता है। ठीक है, क्योंकि रेटिना कैसी होती है, अवतल दर्पण जैसी, और अवतल दर्पण पे हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, और उत्तल लेंस होता है ये, है ना। आगे का जो नेत्र लेंस जो होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं आँख के चित्र को, उसमें उत्तल लेंस कहाँ पर है। तो देखो एक बार फिर अभिनेत्र लेंस, है ना, पुतली के बाद में आएगा, पुतली के बाद में अभिनेत्र लेंस। तो पुतली आपने देख ली, है ना। और अभिनेत्र लेंस क्या होता है, पुतली के बाद में अभिनेत्र लेंस होता है। तो ये कैसा है, देखो अभिनेत्र लेंस उत्तल लेंस जैसा है। कैसा लेंस है ये, उत्तल लेंस है। देखो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। और पुतली इसके बाहर होती है।
है ना। पुतली को कम और ज़्यादा कौन कहती है? परितारिका। और पक्षमापी जो पेशियों से ढकी हुई रहती है ये, है ना। अब देखिए इधर, अब इसके बाद हमने अभिनेत्र लेंस देख लिया, यानी उत्तल लेंस होता है और वास्तु को उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब रेटिना क्या होती है? रेटिना को हमने पढ़ा था, दृष्टिपटल होती है ना। और दृष्टिपटल जो होता है, रेटिना दृष्टिपटल पर कैसा? दृष्टिपटल ये एक प्रकाश सुग्राही पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब इसी पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। और ये कैसा है? प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है, पर्दे की बात ही कार्य करता है दृष्टिपटल आँख के अंदर, है ना। तो आँख एक मतलब आँख एक गोलाकार सा की, जो आपको जो आकृति दिखाई दे रही है वो किसकी है? आँख की। अब इसके बाद में रेटिना हमने पढ़ लिया। देखो कितने भाग होते हैं इसके, पहला कॉर्निया, दूसरा परितारिका, फिर पुतली, है ना, आयरिक्स, और फिर पुतली, अभिनेत्र लेंस और दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। अब संवेदन क्षमता क्या चीज़ होती है? तो आँख की संवेदन क्षमता या संवेदन क्षमता जिसे कहते हैं पावर ऑफ। अब जो संवेदन क्षमता है इसको समझेंगे हम, है ना। तो संवेदन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस मैंने बता दिया चित्र में किस प्रकार से। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है। तो इस अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो संवेदन क्षमता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? संवेदन क्षमता कहलाती है। ये पक्षमापी पेशियों की सहायता से होता है। तो उसकी अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी उसको कम और ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है? उसको समायोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमापी पेशियों की सहायता से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और इस क्षमता को क्या कहते हैं? उसकी संवेदन क्षमता कहते हैं ना। अब देखो, जब पेशी शिथिल, अब पेशी शिथिल का मतलब क्या होता है? शिथिल। जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है, मतलब ढीली हो जाती है, तो लेंस पतला, फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। जो हमें दूर देखना होता है तो पेशियाँ क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है ना, और फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु में साफ दिखाई देती है। और जब हमें पास की वस्तु देखना हो तो हमारी पेशियाँ किस प्रकार काम करती है? तो जब पेशियाँ सिकुड़ जाती है तो लेंस मोटा, यानी अभिनेत्र लेंस हमारा मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है और पास की वस्तुएं में साफ दिखाई देती है ना। तो पास की वस्तुएं दिखाई देने के लिए पक्षमापी पेशियाँ क्या करती है? अभिनेत्र लेंस की संवेदन क्षमता को बढ़ाती है, घटाती है, यानी फोकस दूरी को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमें दूर की वस्तुएं भी दिखाई देगी, और जब फोकस दूरी घट जाती है तो हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये पक्षमापी पेशियाँ करती हैं और संवेदन क्षमता पर निर्भर करता है। अब नेत्र का निकट बिंदु व दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र का निकट बिंदु व दूर बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु, नियर पॉइंट, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के देखी जा सकती हो, है ना। तो इसको नियर पॉइंट कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। तो निकट बिंदु आप सभी जानते हैं। हम निकट बिंदु सामान्य दृष्टि के लिए एक दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि वह न्यूनतम दूरी, वह कम से कम की दूरी या वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई भी वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती है बिना तनाव के। हम अब आँखों पर बिना जोर लगाए उसको आराम से यदि देख सकते हैं तो वो निकटतम दूरी होती है। और सामान्य दृष्टि की ये दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है ना, जिसमें बिना तनाव लगे हम आराम से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अब इसके बाद में निकट दूरी, निकट बिंदु या निकट दूरी हमें समझ में आ गई, है ना। न्यूनतम दूरी जिस पर बिना तनाव लगाए हम आराम से उस वस्तु को देख सकते हैं, उस दूरी को। तो ये सामान्य दृष्टि यानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। अब दूर बिंदु, फेयर पॉइंट क्या होता है भाई? ये नियर पॉइंट हो गया, फेयर पॉइंट या दूर बिंदु भी होता है। वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, ये भी बिना तनाव के, यानी कि दूर, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट सुस्पष्ट देख सकता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत, यानी कि हमारा नेत्र अनंत दूर तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कैसे? हम तारों को स्पष्ट देख पा रहे हैं, तो ये अनंत होता है। तो जो दूर बिंदु है वो अनंत पर होता है और जो निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर पर होता है ना। तो ये हमें टिप याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए, ये मान हमें याद ही करने, है ना, कि निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है। अब दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन कैसे होता है? कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी संवेदन क्षमता खो सकते हैं, है ना। कभी कभी नेत्र क्या होते हैं? धीरे धीरे अपनी संवेदन क्षमता खो देते हैं, यानी कि पक्षमापी पेशियाँ कम काम करने लग जाती हैं। तो अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिससे क्या होता है? दृष्टि के 3 सामान्य दोष होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। पहला दोष हमने समझ लिया, निकट दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? यानी दीर्घ रखी वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास रखी वस्तु दिखाई नहीं देगी, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं।
और जरा दूरदृष्टिता, ये 3 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। किसमें? आँखों के अंदर, जिससे में धुंधला हो जाता है, यानी कि अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। और ये 3 प्रकार के हमने सामान्य दोष देख लिए। अब पहले तो देखेंगे निकट दृष्टि दोष। व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, जैसे मैंने बताया निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। तो देखो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही, लेकिन दूर की वस्तु, परंतु दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दूर कोई वस्तु रखी है, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें का जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, तो ये फोकस क्या होगा? लेंस के नज़दीक आ जाएगा, यानी कि रेटिना पर नहीं रहेगा। तो रेटिना पर क्या होगा? रेटिना के सामने बनता है, यानी रेटिना पर नहीं बन के प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनने लग जाता है, ऐसा दृष्टि दोष। तो दोष युक्त नेत्र हो जाता है। इसको संशोधन करने के लिए हम क्या करते हैं? अभिनेत्र लेंस वक्रता का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये कारण होते हैं इसके। अब इसमें संशोधन के लिए क्या किया जाता है? उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाया जाता है, यानी जब हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी तो उसको संशोधन करने के लिए हम क्या करेंगे? अवतल लेंस का लगाएंगे, जिससे क्या होगा? अवतल लेंस किरणों को फैला देता है और थोड़ा आगे जो इसका जो बिंदु है वापस रेटिना पर बनने लग जाता है। फोकस बिंदु वापस रेटिना पर चला जाएगा और पर्दा भी जो रेटिना पर चित्र बनेगा उसका, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है संशोधन के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हर एग्जाम में आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके बाद में दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? ये दोष व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है ना। व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इसे हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दीर्घ की वस्तुओं को देख सक पा रहा है, लेकिन निकट की वस्तुओं को देख नहीं पाता, तो इसको हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि कारण पास रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि पास रखी जो वस्तु है, यानी यहाँ पर कोई पास में कोई वस्तु रखी हुई है, अब इससे आने वाली प्रकाश किरणें क्या होगी? जो फोकस दूरी है वो पीछे की ओर खिसक जाएगी इसकी, है ना। रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। तो दोष युक्त नेत्र ये ऊपर का हो गया। अब इसका संशोधन कैसे करते हैं? या फिर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है फिर उसकी, या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये भी हो सकता है। अब संशोधन के लिए क्या करते हैं? उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस लगाते हैं। इसमें भी किस प्रकार का? उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को केंद्रित करता है, जो दूर चला गया तो फोकस बिंदु नज़दीक आ जाएगा, देखो इसे, है ना। यहाँ पर वहाँ पर दृष्टिपटल पर चित्र बनने लग जाता है। तो इसमें तो क्या कर रहे थे? अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है संशोधन के लिए। अब तीसरा नंबर का आता है जरा दूरदृष्टिता क्या होती है। इसको पहले समझेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे। कारण आयु में वृद्धि होने के कारण नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है, यानी पक्षमापी पेशियों का दुर्बल हो जाना। पक्षमापी पेशियाँ क्या करती है? जो हमारे अभिनेत्र लेंस होता है उसकी संवेदन क्षमता को बढ़ाती है और घटाती है। अब ये मांसपेशियाँ क्या हो जाएगी? शिथिल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, तो क्या होगा? जरा दूरदृष्टिता रोग हो जाएगा, जिससे क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। अब जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो जो लेंस होगा उसके लचीलेपन में कमी आ जाएगी। अब दोष क्या होगा? पास का निकट बिंदु दूर हट जाता है। पास का निकट बिंदु क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। अब इससे क्या होगा? पास का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधन के लिए क्या करते हैं? द्विफोकसी लेंस का उपयोग, ऊपरी भाग अवतल लेंस, दूर देखने के लिए निचला भाग उत्तल लेंस, पास देखने के लिए। यह अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होता है ना। एंड जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? जरा दूरदृष्टिता दोष उत्पन्न होता जाएगा। और इसमें द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऊपरी भाग तो क्या होता है? अवतल लेंस, दूर देखने के लिए प्रयोग किया जाएगा। निचला भाग उत्तल लेंस पास देखने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो दोनों प्रकार का ही संशोधन इसमें हो जाता है, यानी दोनों प्रकार के ही दोष, मतलब दोनों प्रकार के ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए तो इसको जरा दूरदृष्टिता, अब जरा का मतलब बूढ़ापा और दूरदृष्टिता का मतलब दोनों ही दूरदृष्टिता उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें दोनों ही लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपरी भाग पर तो है ना, जिसको हम कह सकते हैं ऊपरी भाग पर तो उत्तल लेंस होता है, निचले भाग पर उत्तल लेंस होता है,
है ना। देखा होगा बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनके लेंस में ऊपर के भाग पर तो अवतल लेंस होता है ऐसे, और निचले भाग पर उत्तल लेंस होता है। तो दोनों ही प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होता है। अब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हम समझेंगे। तो हमने आँख के बारे में समझ लिया। अब हम आँख के बारे में समझने के बाद में, क्योंकि हमारे अध्याय में प्रकाश के बारे में अध्याय से लिया गया ये भी, तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म क्या चीज़ होती है। प्रिज्म एक कांच की स्लेब यानी कांच की बनी हुई होती है ना। प्रिज्म जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह आपतित किरण की दिशा से एक कोण पर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाया गया है। देखिए आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे, इसका है ना विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर देखो ये प्रिज्म है, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म पर ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलेंगे, है ना। डैश डैश वाली लाइन अभिलंब को व्यक्त करती है, और ये निर्गत किरण होनी चाहिए थी, लेकिन निर्गत किरण नहीं होती है, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो अभिलंब से या तो दूर हट जाएगा या अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब इसके बाद में फिर से ये क्या होता है, वापस उसी माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें से पहले आया था, तो ये निर्गत किरण है ना। तो इसको हम यहाँ पर कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हम देखेंगे। तो जब प्रिज्म पर सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये अपने अवयवी 7 रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी के अंदर जो साबुन का जो बुलबुला होता है वो भी प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, यानी कि उसके जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है वो भी 7 रंगों उत्पन्न करता है। ऐसा ही प्रिज्म करता है। प्रिज्म में के ऊपर श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह जैसे ही प्रिज्म पर पड़ेगा और उसका जब पर्दे पर उसका चित्र देखा जाए तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, है ना। तो इस 7 रंग कौन कौन से होंगे, लाल ऊपर, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और सबसे नीचे बैंगनी कलर होगा, है ना। इसको श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म पर गिराया जाता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने को ही घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अपने अवयवी वर्णों में विभक्त होने को वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहते हैं। आता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में जब प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये अपने अवयवी 7 रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाता है ना। तो प्रिज्म से जब भी कोई प्रकाश श्वेत प्रकाश गुजरेगा 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार से प्रिज्म का अपवर्तन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। वर्ण विक्षेपण हमने समझ लिया, 7 रंगों में अवयवी वर्णों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण है। अब रंगों का क्रम, यानी कि जो रंगों का जो क्रम एक पट्टी के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें बैंगनी नीचे नीचे, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। ये 7 रंग की एक पट्टी बन जाती है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक ही झुक जाता है। तो यहाँ पर इसका क्रम होता है VIBGYOR, है ना। ये इसका क्रम है ऐसे पहले बैंगनी, जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और सबसे बाद में लाल। अब इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष कैसे बनता है। अब इंद्रधनुष का बनना यहाँ पर हम देखेंगे। पहले इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो ये वर्षा के पश्चात आकाश में जल की सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो वहाँ पर तो हमें प्रिज्म से विक्षेपण करके हमने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यानी कि जब जल की छोटी छोटी बूंदों पर प्रकाश जब पड़ता है और उसका अपवर्तन होता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है ना। देखो यहाँ पर प्रकाश आ रहा है तो श्वेत प्रवेश करते समय अपवर्तन तथा विक्षेपण। तो श्वेत प्रवेश करते समय तो प्रकाश में कोई रंग नहीं था, लेकिन जैसे ही ये एक जल की सूक्ष्म बूंद पर जैसे ही पड़ता है तो अपने अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। और यहाँ पर देखो निर्गत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें आंतरिक परावर्तन होता है, सही है। अंदर इसमें आंतरिक परावर्तन होता है। एक बार तो यहाँ पर अपवर्तन होता है और अंदर परावर्तन होता है। तो अपवर्तन और परावर्तन की घटना दोनों ही होती है ना। तो आंतरिक परावर्तन और द्वि अपवर्तन होता है। देखो
परावर्तन तो एक ही बार हुआ, यहाँ पर आया और यहाँ से सतह से टकराने के बाद इधर लौटा प्रकाश। तो यहाँ तो हो गया आंतरिक परावर्तन, और जो अपवर्तन होता है वो 2 बार होता है, तो इस सतह पर और एक इस सतह पर। तो इस प्रकार से 2 बार तो इसमें अपवर्तन होगा और 1 बार आंतरिक परावर्तन होगा, है ना। तो ये अक्सर आ जाता है कि ये वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। जैसे प्रिज्म कार्य करता है वैसे ही जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का पड़ना जरूरी है। प्रकाश तो इधर होगा, प्रकाश दूसरी दिशा में पड़ेगा तो इंद्रधनुष उसके विपरीत बनेगा, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, है ना। अब वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या कौन सी घटनाएं होती है? प्रकाश के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में हल्की कम सघन होती है और इसका अपवर्तनांक कम होता है। इसके कारण होने वाली घटनाएं तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त, ये सब किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब इस घटना को समझेंगे, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। कोई परत ठंडी होती है, कोई परत हल्की होती है, तो कोई सघन होती है और कोई विरल माध्यम का कार्य करती है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। और कई परतों में अपवर्तन होने के कारण प्रकाश जो आता है हमारे पास, तो इस प्रकार से आता है। देखो आभास वास्तविक स्थिति तो अलग होती है तारे की, है ना। देखो वास्तविक स्थिति में तारा यहाँ पर है। अब इस तारे से जो प्रकाश आ रहा है वो विभिन्न परतों से क्या हो जाएगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन यानी विलंब की ओर मुड़ेगा, जिसकी आभासी स्थिति अलग दिखाई देगी। इस प्रकार से तारा हमें टिमटिमाते हुए नजर आता है ना, यानी विभिन्न परतों से होता हुआ आता है। और दूसरी चीज़ है अग्रिम सूर्योदय विलंब सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय यानी कि सूर्योदय होने से पहले हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। सूर्योदय होने से पहले जो हमें सूर्य दिखाई देता है वो असली सूर्योदय नहीं, उसके पहले 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। और विलंब सूर्यास्त यानी कि सूर्यास्त तो पहले हो चुका होता है लेकिन हमें 2 मिनट तक भी सूर्य में दिखाई देने देता रहता है। तो विलंब सूर्यास्त भी कौन सी घटना है? ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव क्या 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 चीज़ है, ठीक है। एक नेत्र के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ प्रिज्म के बारे में, इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, वायुमंडलीय अपवर्तन हमने समझ लिया। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं हमने बता दिया, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कि तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में निरंतर अपवर्तन होता रहता है। प्रकाश का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता है, जिससे तारों की आभासी स्थिति विचलित होती है। इस कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि पृथ्वी के बहुत पास है और प्रकाश के विस्तृत स्रोत माने जाते हैं, है ना। अब ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं ना, सिर्फ तारे, क्योंकि ग्रहों में खुद का प्रकाश भी नहीं होता और ये पृथ्वी के बहुत पास है, तारे बहुत दूर हैं। अब इसके बाद में अग्रिम सूर्योदय व विलंब सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। फिर अब प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या क्या पढ़ेंगे? बस प्रकाश का प्रकीर्णन और पढ़ते हैं एक बार, है ना। तो अब ये अग्रिम सूर्योदय विलंब सूर्यास्त देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है भाई? मैंने बताया था अग्रिम सूर्योदय यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले पूर्वी दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक सूर्य दिखाई देता रहता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या चीज़ होती है? अब प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। उदाहरण के लिए टिंडल प्रभाव। तो जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो वो क्या होता है? प्रकाश का मार्ग प्रकीर्णित होकर दिखाई देने लग जाता है ना, और प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ना, कि वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटे तरंगदैर्ध्य से अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। यह प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है
खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग कुहेरी या धुएं से अधिक कम प्रकीर्णित होता है, जबकि नीला रंग अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए दूर से देखने पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। यदि नीले कलर का होता तो दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन लाल कलर दूर से भी हमें क्या करता है, दिखाई देता है, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता, हमने पढ़ लिया। प्रकाश का प्रकीर्णन हम देख लिया, है ना। और सूर्य, अग्रिम सूर्योदय, विलंब सूर्यास्त हमने समझ लिया, तारों का टिमटिमाना, और वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव हमने समझ लिया। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या चीज़ें होती है हमने समझ लिया, वायुमंडलीय अपवर्तन को समझ लिया। और इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है, और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हमने समझ लिया, और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन को हमने समझ लिया। जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोषता उनका संशोधन हमने देख लिया। नेत्र का निकट बिंदु व दूर बिंदु हमने समझ लिया। समझन क्षमता को हमने समझ लिया। नेत्र के मुख्य भाग व उनके कार्य हमने समझ लिए, और मानव नेत्र एक परिचय के रूप में हमने समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।